नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बिहार के बीपीएससी एग्जाम के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि बीपीएससी एग्जाम में दिक्कत क्या है और बिहार लोक सेवा आयोग का बात क्या है और अभ्यर्थियों का बात क्या है। अभ्यर्थी क्या डिमांड कर रहा है। इन सब बातों को लेकर आज हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और हाल ही में जो मामला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट की क्या डिमांड है, इन सब बातों का हम समझने की कोशिश करेंगे और बीपीएससी एग्जाम के बारे में थोड़ा हम लोग थोड़ा बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे, ताकि बीपीएससी एग्जाम में अभ्यर्थी क्या चाहते हैं। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। 13 दिसंबर 2024 को एग्जाम होता है बीपीएससी का। बिहार लोक सेवा आयोग का एग्जाम 13 दिसंबर 2024 को होता है और कथित तौर पर पेपर वायरल के आरोप आते हैं। बीपीएससी पे पेपर लीक होने का आरोप आता है। बच्चों का आरोप है कि एक पटना में एक सेंटर था बीपीएससी का, जिसका नाम था बापू शवागार। उस सेंटर का नाम था बापू शवागार। आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, देखिए। जो ये बीपीएससी का सेंटर है, देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग, जो बिहार लोक सेवा आयोग है, बिहार लोक सेवा आयोग ने 13 दिसंबर 2024 को राज्य भर के 912 केंद्रों पर 17वीं बीपीएससी परीक्षा का एक आयोजन करती है। और यहाँ पे पटना के बापू परीक्षा परीक्षा सेंटर पे कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रश्न पत्र लीक हो गया। तो किस आधार पे छात्रों ने यह आरोप लगाया कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है? क्या इसका कोई आधार है? हाँ, तो बच्चों का मांग है, बच्चा ऐसे कोई अभ्यर्थी जो परीक्षा देने आया है तो ऐसे आंख मूंद कर तो आरोप लगाएगा नहीं। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, इसमें बात होना चाहिए। ठीक है ना? तो बच्चों का क्या, बच्चों का डिमांड क्या था, देखिए। बच्चों का डिमांड ये था कि बच्चों के सामने कुछ दिक्कतें आई, जिसकी वजह से बच्चों ने यह आरोप लगाया कि प्रश्न पत्र, देखिए, प्रश्न पत्र वितरित करने में देरी हुई। पहला, एग्जाम कब था? एग्जाम था 12 बजे से 2 बजे तक। ठीक है। लेकिन प्रश्न पत्र किसी को 12:30 बजे मिले, किसी को 1 बजे मिले। इसके कारण परीक्षा सेंटर बापू सभागार पटना पर प्रश्न पत्र वितरित करने में देरी हुई। पहला मुद्दा, अभ्यर्थियों का मांग है कि प्रश्न पत्र हम लोग को टाइम पर क्यों नहीं मिला। कि बिहार लोक सेवा आयोग अगर कहता है कि 12 से 2 के एग्जाम लेंगे, तो प्रश्न पत्र टाइम पर वितरित होना चाहिए, पहला मुद्दा। दूसरा, कुछ छात्रों ने ओएमआर, जिसको आर्टिकल मार्क रिकॉग्निशन सीट फाड़ दी। कुछ छात्रों ने ओएमआर सीट फाड़ दी। कुछ छात्रों ने दावा किया है कि प्रश्न पत्र कोचिंग सेंटरों के मॉडल पेपर जैसा था। ये विद्यार्थियों का दावा है, लेकिन मूल मुद्दा क्या है? बीपीएससी एग्जाम से जुड़ा हुआ अभ्यर्थियों का डिमांड है कि जो प्रश्न पत्र था, जैसे समझिए, 12 से 2 बजे के बीच पेपर होता है, 2 बजे। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों का ऐसा कहना है कि 900 जो 12 केंद्रों पे एग्जाम हुए, 912 केंद्रों में से एक केंद्र जो बापू सभागार पटना में है, जो एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है, वहाँ पे एग्जाम होता है। और वहाँ पे बच्चों ने 12 बज के 30 मिनट तक इंतजार किया, लेकिन वहाँ पे प्रश्न पत्र वितरित नहीं हुए। परीक्षा कई कई ऐसे रूम थे, उसमें बहुत सारे, जो बापू सभागार में बहुत सारे ऐसे रूम थे, हॉल थे जहाँ एग्जाम हो रहा था। वहां पे 12:30 बजे तक प्रश्न पत्र नहीं आए। और प्रश्न पत्र आते भी हैं तो प्रश्न पत्र का लिफाफा जो होता है, जो पैकेज होता है, वो पैकेज फाड़ा हुआ था, प्रश्न पत्र खुले हुए थे। लेकिन बीपीएससी का जो नियमावली है, बीपीएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि नहीं, प्रश्न पत्र विद्यार्थियों के सामने, जो प्रश्न पत्र ओपन होगा विद्यार्थियों के सामने ही ओपन होगा। लेकिन क्या होता है कि प्रश्न पत्र खुले रहते हैं। और इसके वजह से प्रश्न पत्र खुले रहते हैं, एक तो प्रश्न पत्र लेट लेट से आए और प्रश्न पत्र खुले हैं। बहुत सारा बच्चों को, ऐसे भी कुछ बच्चे थे जिनको प्रश्न पत्र नहीं मिला। तो विद्यार्थियों का कहना है कि प्रश्न पत्र जब खुले हुए थे तो इस एग्जाम में धांधली हुई है। हो सकता है कि 12 बजे से पहले ही प्रश्न पत्र वायरल हो गया हो, किसी ना किसी को प्रश्न पत्र भेज दिया गया, ऐसे विद्यार्थियों का दावा है। विद्यार्थियों ने कुछ लिखा हुआ है कि कुछ छात्रों ने दावा किया है कि प्रश्न पत्र कोचिंग सेंटर के मॉडल पेपर से। लेकिन ये तो बाद की बात है कि प्रश्न पत्र कोचिंग सेंटर के मॉडल पेपर से मिले थे, तो दूसरी बात है। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है बापू सभागार में, मुद्दा यही हुआ पटना के बापू सभागार में कि बच्चों ने यहाँ बीपीएससी पर कथित तौर पर आरोप लगाया कि नहीं, आप जो पेपर हमको लेट से दिए हो सकता है कि प्रश्न पत्र वायरल,
हो सकता है आपने कदाचार के आरोप में बच्चों ने लगभग 6,000 बच्चों ने एग्जाम सेंटर हड़ताल कर दी, हम एग्जाम नहीं देंगे, और परीक्षा केंद्र से बाहर आ गए, और बाहर आके और अपना विरोध प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया कि नहीं, एग्जाम में धांधली हुई है और हम ये एग्जाम नहीं देंगे। इसी क्रम में इसी क्रम में होता है ये कि जो पटना के जो डीएम साहिब ने एक अभ्यर्थी को थप्पड़ मार दिया। डीएम साहब ने क्या किया, एक अभ्यर्थी को थप्पड़ मार दिया। यह थप्पड़ मामला बहुत ही चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं ये है वहाँ से जो डीएम साहब है, पटना सिटी के जो डीएम साहब है, इन्होंने इस विद्यार्थी को थप्पड़ मारा। तो अभ्यर्थियों का मांग है कि डीएम का तो जो यह कृत्य था वो बिल्कुल सहनीय नहीं था, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये लोकतंत्र में अगर जो डीएम ही बहुत ही एक जिले का कलेक्टर ऐसे ही कोई नहीं बन जाता, एक सहनशीलता होना चाहिए उसमें। लेकिन ये डीएम साहब ने इस बच्चे को थप्पड़ मारा और मामला और गंभीर हो गया। मुद्दा इतना आसान नहीं रहा, मुद्दा धीरे धीरे बढ़ने लगा और विद्यार्थियों का मांग ही जाहिर। इसी क्रम में बीपीएससी के अध्यक्ष से शाम के जब बापू शाहबागार में पूरे दिन हड़ताल हुए, और इसी क्रम में बीपीएससी के अध्यक्ष जी हैं, उनका अध्यक्ष जी हैं, वो उन्होंने स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया कि नहीं, कोई पेपर लीक नहीं होता है। उनका कहना है कि प्रश्न पत्र कहीं लीक नहीं हुआ। कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, इनका नाम है परमार रवि मनु भाई, जो बीपीएससी के इस टाइम चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, अध्यक्ष कहते हैं इनको, बीपीएससी अध्यक्ष हैं रवि मनु भाई जी। कहते हैं कि नहीं, प्रश्न पत्र कहीं लीक नहीं हुआ है। रिपोर्ट क्या है, बिहार झारखंड का जो ये रिपोर्ट के अनुसार कहता है कि कहीं पेपर लीक नहीं हुआ। इन्होंने स्पष्ट क्लियर कर दिया कि नहीं, कॉन्फ्रेंस में आते कहते हैं कि कहीं पेपर लीक नहीं हुआ। कि बच्चों को इन्होंने उपद्रवी कहा कि कुछ उपद्रवी बच्चे हैं जिनकी वजह से परीक्षा को डिस्टर्ब करने की, परीक्षा रोकने की एक काम की गई है। प्रश्न पत्र कहीं लीक नहीं हुआ। लेकिन उसी टाइम हम देखते हैं, हम समझते हैं कि जो द हिंदू की एक रिपोर्ट आती है, ये द हिंदू देख रहे हैं ना कि द हिंदू की बहुत ही एक विश्वसनीय एक पत्रिका है। द हिंदू कहता है कि सम स्टूडेंट एलिगेटेड देयर वाज अ डिले इन गेटिंग क्वेश्चन पेपर एंड इट वाज लीक्ड। कहने का मतलब ये 2 जनवरी 2025 की द हिंदू की बात है। कहने का मतलब ये है कि द हिंदू लिखता है कि जो 17वीं परीक्षा हुई थी उसमें बच्चों को पेपर लेट मिला। इसके वजह से बच्चों ने कहा कि नहीं, हो सकता है कि पेपर लीक हुआ। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये द हिंदू की रिपोर्ट है। और बीपीएससी के अध्यक्ष भी बोल चुके हैं कि नहीं, पेपर कहीं भी लीक नहीं हुआ। उन्होंने जो बापू शाहबागार में जो परीक्षा आयोजित हुई थी, उस परीक्षा में उन्होंने कहा कि नहीं, परीक्षा कैंसिल नहीं होगा। जो बच्चे परीक्षा से बाहर हैं उनके वो उपद्रवी हैं और उनको हम फिर से मौका नहीं देंगे, और पेपर नहीं, कदाचार के आरोप पर उन पे कार्रवाई करने की बात की। बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं रवि मनु भाई, उन्होंने कहा कि उन पे कार्रवाई होगी और जो ऐसे काम किए हैं उनको हम सलाखों के पीछे भिजवा देंगे। ऐसा बीपीएससी के अध्यक्ष का कहना था। लेकिन मामला इतना ही आसान नहीं रहा। मामला धीरे धीरे बढ़ने लगा, और देखते हैं कि देखते बीपीएससी का जो अध्यक्ष जी हैं, इन्होंने अपना पलड़ा फिर से चेंज किया, क्योंकि गहमा-गहमी जारी रही। और फिर आता है क्या, बीपीएससी के शाम तक एक मीटिंग बैठती है, और इसी बीच बीपीएससी ने कहते हैं कि बीपीएससी ने आरोप से इनकार किया, इसे परीक्षा रद्द करने की साजिश बताया। बीपीएससी का कहना है कि नहीं, ये तो पॉलिटिकल पार्टी या हो सकता है किसी अन्य का साजिश हो कि परीक्षा को रद्द किया जाए, लेकिन हम इसके पक्ष में नहीं है। हालांकि बीपीएससी ने 4 जनवरी, ये तो बाद की बात है, अभी हम नीचे आते हैं, कि आयोजित करने का फैसला कहता है कि लेकिन बापू परीक्षा परिसर में कुछ उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया गया। फिर शाम तक ऐसा आया कि नहीं, जो बापू परीक्षा सेंटर के जो विद्यार्थी थे उनको कहा गया कि नहीं, आप लोगों का एग्जाम कैंसिल होता है, और फिर एक नए तारीख के साथ एक नए बार फिर से आप लोगों का एग्जाम होगा। 12,200 जो 12 उम्मीदवारों में से 5,943 उम्मीदवार दोबारा परीक्षा के लिए उपस्थित हुए।
ये होता है 4। लेकिन हालांकि बात ये है कि ये जो बहुत लेटेस्ट न्यूज़ है कि 4 जनवरी 2025 को फिर से उन्होंने एग्जाम में ले लिया। लेकिन बात ये है कि न्यूज़ में क्या था कि फिर से बापू परीक्षा केंद्र सेंटर पे एग्जाम हुआ। और हाल ही में जो न्यूज़ आया था उसके उसके अनुसार इतना विद्यार्थियों में से इतना विद्यार्थियों ने भरा। ये तो दूसरी बात है कि परीक्षा भी आयोजित हो गई। लेकिन मुद्दा उस डेट की है, 13 तारीख की है कि क्या होता है उस दिन, 13 दिसंबर की है कि 13 दिसंबर को क्या होता है। बीपीएससी ने आरोप लगाया कि नहीं वो उपद्रवी है, लेकिन अंततः बीपीएससी को एग्जाम कंडक्ट कराना पड़ा और एक सेंटर पे एग्जाम कंडक्ट कराना पड़ा। लेकिन मुद्दा यही थमता नहीं है मेरे दोस्तों, मुद्दा आगे बढ़ता है। और आगे क्यों ना बढ़े, बात आता है जस्टिस की। अब किस बात के जस्टिस के लेकर अभी प्रोटेस्ट चल रहा है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। इन विद्यार्थियों का मांगना है कि री री एग्जाम, कहते हैं कि री एग्जाम फॉर ऑल, सिर्फ एक सेंटर पे ही एग्जाम है क्यों, हर एक सेंटर पे एग्जाम होना चाहिए। जो प्रशासनिक अधिकारी बनाने के लिए आप लोग एग्जाम ले रहे हैं, जो बीपीएससी एग्जाम ले रहा है, कोई छोटा मोटा तो एग्जाम है नहीं। तो बिहार में डीएसपी, एसडीएम जैसे महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति इसी एग्जाम के थ्रू होती है। तो आप लोग कैसे एक एग्जाम के लिए दो पेपर ले सकते हो, एक एग्जाम के लिए दो पेपर कैसे ले सकते हो? अगर दो पेपर लेने की बात करते हो तो संविधान का आर्टिकल 14 और आर्टिकल 14 आर्टिकल 19 का उल्लंघन होता है। विद्यार्थियों का कहना है कि पहला मुद्दा ये, विद्यार्थियों का कहना है कि अगर आप दो पेपर ले रहे हो, अगर टू पेपर आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हैं, दो पेपर जैसे समझिए, विद्यार्थियों का मांग क्या है कि अगर आप लोग एक एग्जाम, अगर एक 17वीं बीपीएससी के एग्जाम के लिए अगर दो पेपर कंडक्ट करा रहे हो, दो पेपर, एक तो 13 दिसंबर, एक हाल ही में हुआ है 4 जनवरी। ये मुद्दा कब का है? ये मुद्दा आता है 13 दिसंबर आफ्टर, आफ्टर ये मुद्दा सामने उभर के आता है कि क्या बात है। जो 13 दिसंबर के बाद प्रोटेस्ट ये स्टार्ट होते हैं और बीपीएससी अभ्यर्थियों का बोलना है कि एक पेपर 17वीं बीपीएससी के एक पेपर के लिए आप दो एग्जाम, एक 13 दिसंबर, एक 4 जनवरी, जो दो पेपर आप एग्जाम ले रहे हो, तो पेपर की वो जो लेवल है, वो लेवल आप इक्वल कैसे करोगे, लेवल इक्वल कैसे करोगे, कैसे एक पेपर के लिए दो अभ्यर्थियों को, एक पेपर के लिए दो, एक एक पोस्ट के लिए अगर कोई पोस्ट है उसमें दो पेपर के हिसाब से कैसे अभ्यर्थियों का चयन करोगे, ये मुद्दा उभर कर सामने आता है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। 150 क्वेश्चन यहाँ पे, 150 क्वेश्चन यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन का लेवल कैसे इक्वल करोगे? नॉर्मलाइजेशन बीच में आएगा। आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, जो बीपीएससी ने बोल चुका है कि नहीं हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। तो बिना नॉर्मलाइजेशन का आप एक एग्जाम का दो पेपर कैसे इक्वल करोगे? पहला मुद्दा ये पेपर इक्वल कैसे होगा? बीपीएससी का दूसरा मुद्दा है कि क्या आपने बोला था कि बापू परीक्षा सभागार, बापू सभी परीक्षा सभागार पटना, जो एग्जाम जो बच्चे हड़ताल किए थे उनका पेपर नहीं लोगे क्योंकि वो उपद्रवी हैं। आपने ऐसे बोला था कि वो उपद्रवी हैं, उनका एग्जाम दोबारा नहीं होगा। लेकिन आपने अपने ही बात से मुकरते हुए उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए फिर आपने एग्जाम लिया। अगर आपने माना कि उस वहां पे कदाचार हुआ, उस सेंटर पे कदाचार हुआ, तो क्या अन्य जगहों पे कदाचार नहीं हुआ, इसका कौन जिम्मेवारी लेगा? जैसे कुछ कुछ बच्चों के, कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि कुछ सेंटर पे बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई, बाई गेस्ट, आइए सर बैठिए एग्जाम दीजिए फिर जाइए, स्पेशल ट्रीटमेंट। कुछ सेंटर पे लड़कियों को 12:30 1 बजे एंट्री मिलती है, लेकिन बीपीएससी के जो मैनिफेस्टो, बीपीएससी का जो एसओपी है वो कहता है कि 11 बजे के बाद किसी विद्यार्थियों का एंट्री नहीं होगा, कोई भी हो। अगर 11 बजे, अगर आप 11 बजे के बाद आते हैं तो बीपीएससी का एग्जाम आप नहीं दे पाओगे, ऐसे ऐसे कहना है। समझ रहे हैं ना? तो बीपीएससी का जो एसओपी कहता है कि ऐसे ही होगा, लेकिन आपने क्या किया, आपने कुछ विद्यार्थियों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिला, कुछ विद्यार्थियों को ऐसे सैंक्शन मिला कि अगर अभ्यर्थी जा रहे हैं उनको बाद में भी आप लोगों ने प्रवेश कराया। कुछ जगह लाउड स्पीकर, ऐसे चर्चा में आया, बच्चों का, अभ्यर्थियों का कहना है कि गया के कुछ सेंटर पे लाउड स्पीकर लगाकर एग्जामिनेशन सेंटर पे आंसर वितरित किए गए, बताया गया सबको कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। तो फिर एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि अगर
अगर 10 से अगर 12 से 2 के बीच में एग्जाम चल रहा था, तो उनके पास एक क्वेश्चन पेपर कहाँ से आया कि उन्होंने लाउड स्पीकर पे उसका आंसर बताया। अगर लाउड स्पीकर पे आंसर बताया तो फिर क्वेश्चन पेपर कहाँ से आया। इतना ही बात थमती नहीं, कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि लाइट जो एग्जामिनेशन सेंटर बीपीएससी का जो एसओपी कहता है कि 2 घंटे का अगर पेपर हुआ तो उसमें लाइट नहीं कटना चाहिए, क्योंकि एक तो बल्ब जलते हैं क्लासरूम में, बच्चों को दिक्कत होगी, दूसरा सबसे बड़ी बात है जैमर। जो जैमर की बात आती है कि हर सेंटर पे जैमर लगा होता है, उस जैमर पे बच्चों से जुड़ी हुई उस जैमर पे क्या होता है कि जैमर की वजह से एग्जामिनेशन सेंटर के आसपास नेटवर्क नहीं काम करता, आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते, आप अगर धांधली भी होती तो क्वेश्चन पेपर कहीं से आप आउट नहीं कर सकते, इसके लिए जैमर लगाया जाता है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे हम पता करते हैं तो वहाँ पे 2 घंटे के बीच में लाइट भी कटी और जैमर भी ऑफ हुआ। इसका मतलब क्या, अभ्यर्थियों का मांगे हो सकता है मे बी, क्योंकि अगर क्लियर डाटा तो अभी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उस बीच क्वेश्चन पेपर आउट हुए हैं। हो सकता है, इसमें कोई ऐसी नहीं है कि हो सकता है, मे बी कि हुआ हो। अभ्यर्थियों का ऐसा डिमांड है कि एग्जाम को फिर से कैंसिल करके एक री एग्जाम लेना चाहिए। बीपीएससी को री एग्जाम जो सबके लिए फेयर हो, सबके लिए फेयर की बात करता है कि एक री एग्जाम होगा, सबके लिए न्याय की बात होगा, सबके लिए न्याय। 17वीं बीपीएससी में कदाचार हुआ है और यह मुद्दा तब से बहुत ही गंभीर मुद्दा बना हुआ है, और देख रहे हैं आप लोग कि 18 जनवरी 18 दिसंबर, इससे 13 दिसंबर को पेपर होता है, और 18 दिसंबर से ही आमरण अनशन शिक्षा सत्याग्रह के नाम से बच्चों का एक प्रदर्शन शुरू होता है, और शिक्षा सत्याग्रह आमरण अनशन की शुरुआत भी होती है बाद में चल के। तो शिक्षा सत्याग्रह, तो बच्चों का जो डिमांड है जेन्युइन, बिल्कुल जेन्युइन है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर बीपीएससी के एग्जाम में अगर कदाचार होगा तो फिर अन्य एग्जामों की क्या हम भरोसा कर सकते हैं। बीपीएससी बहुत ही सम्मानित संस्था है, लेकिन अगर वैसे बीपीएससी के एग्जाम में धांधली होती है तो बच्चों के साथ भी सही नहीं है। तो बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने अपना हक के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। लड़ाई से पीछे भी नहीं हटना चाहिए, वो आज़ादी की लड़ाई हो या अपने अधिकार की लड़ाई हो, जब जब ऐसे मुद्दे सामने आते हैं तो अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। और बीपीएससी अभ्यर्थी तब से अपने अधिकार की लड़ाई कर रहे हैं। इसी बीच घटना इतनी आसान नहीं है मेरे दोस्तों, देखिए आगे आगे क्या होता है। बीपीएससी अभ्यर्थी जो अभ्यर्थी वहीं अभ्यर्थी जो नीचे जो दिख रहे हैं ना आप लोग, ये सब अभ्यर्थी हैं। इन पे जो है ना, ये बिहार सरकार के सुशासन बाबू के ही हैं अधिकारी अधिकारी सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी के अधिकारी हैं, जो इस अभ्यर्थी पर लाठी चार्ज हो रहा है पटना में। पटना के गर्दनी बाग और पटना गांधी मैदान में खूब लाठी चार्ज हुए। क्या जो विद्यार्थी जिस अभ्यर्थियों को आप एसडीएम एक डीएसपी, एक डी डीवाईएसपी के आप पोस्ट के लिए सिलेक्शन दे रहे हो, आप पोस्ट के लिए आप सिलेक्ट कर रहे हो, क्या उस अभ्यर्थी पे ऐसे लाठीचार्ज सही है? ये तो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, ये लोकतंत्र है, कोई राजतंत्र नहीं है, ना ही हम गुलाम हैं। इस समय अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे तो हम कब लड़ेंगे बताइए। ये अभ्यर्थी जो शांतिपूर्ण ढंग से अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे, उन पे लाठियां बरसाई गई पटना में। वहीं पटना में बगल में हाई कोर्ट भी है, बगल में नीतीश कुमार भी रहते हैं। तो इन लोगों के सामने इस सुशासन बाबू की सरकार में विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज होती है, और सरकार शून्य गुम रहती है, सरकार पता नहीं कहाँ है। और लाठीचार्ज भी होती है, इतना ही नहीं, सिर्फ लाठीचार्ज की नहीं, इतनी ठंडक कड़कड़ाहट की ठंड में आपको लगता है कि कड़कड़ाहट की ठंड में इन अभ्यर्थियों पे कड़कड़ाहट की ठंड में इन अभ्यर्थियों पे पानी की बौछार की जाती है। देखिए जो पानी है ना, वाटर, इस पानी की बौछार करके इन अभ्यर्थियों को जिंदगी को तबाह करने के प्रयास किए जा रहा है। एक बात बताइए, अगर हम लोग अंग्रेजों से लड़ाई कर रहे थे तो अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन आज जो लड़ाई चल रही है, ये वही नेता हैं जिन नेताओं को हम लोग चुनकर भेजे हैं। 5 साल के लिए उनको हम गद्दी दी है, लेकिन 5 साल के शासन में इतना दुराचार भी ठीक नहीं है। सुशासन बाबू को सोचना चाहिए कि जो अभ्यर्थी अपने हक के लिए मांग कर, उन अभ्यर्थियों से बस सुनना चाहिए, बात समझना। लेकिन सरकार अभी भी मौन बैठी हुई है, और अभ्यर्थियों पे सुशासन बाबू की जितने भी ये जो अधिकारी हैं, ये डंडे बरसा रहे हैं, पानी वाटर शो कर रहे हैं, लेकिन इनको थोड़ा भी इनको सहनशीलता और एक नैतिकता
भी धुल गई है, क्या बताया जाए सरकार सरकार को लेकर। लेकिन चलिए, ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मामला और गंभीर होता है। और इस यह जो मामला अब राजनीतिक हो जाता है। बीपीएससी का मुद्दा अब सिर्फ एक अभ्यर्थियों का मुद्दा नहीं रहा, वो अभ्यर्थियों का मुद्दा नहीं रहा, अब राजनीतिक प्रशांत किशोर जी का इस राजनीति में आगमन होता है। और उन्होंने अभ्यर्थियों के मुद्दा को जोर शोर से उठाते हैं। प्रशांत किशोर जी का मानना है कि नहीं, अगर बिहार में एक फेयर एग्जाम नहीं हो पा रहा है, तो बिहार का सुशासन शासन कैसे संचालित होगा, कैसे चलेगा। इसके खिलाफ में उन्होंने आंदोलन की शुरुआत करते हैं, और सत्याग्रह, इन्होंने भी सत्याग्रह का रास्ता अपना। इन्होंने गांधी मैदान में, गर्दनी बाग में चल रहा था, इन्हें गर्दनी बाग में बच्चों से मिला, और इन्होंने गांधी मैदान में अपने अनशन की शुरुआत की। अब इनका अनशन आमरण अनशन कब तक चलता है, यह हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी मुद्दा क्या है, कि अभ्यर्थियों का मुद्दा है, कि अभ्यर्थी के मुद्दा में प्रशांत किशोर जी का आगमन होता है। ये है पीके प्रशांत किशोर। इनको राजनीति का कौटिल्य भी कहा जाता है, राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। आप लोग इनके परिचय से मुहताज नहीं होंगे। ये बिहार के उभरती हुई राजनीतिक एक चेहरा है। पहले नीतीश कुमार तेजस्वी थे, लेकिन उनके साथ साथ प्रशांत किशोर भी पूरे लड़ाई में आ चुके हैं, क्योंकि चुनाव भी है। और चुनाव के लेकर तेजस्वी यादव की बयान, चुनाव को लेकर पप्पू यादव जो माननीय सांसद महोदय हैं बिहार से, पूर्णिया जिले से सांसद में, उन्होंने बच्चों के समर्थन में खूब संसद से लेकर हर जगह उन्होंने सपोर्ट किया है। तो ये तो राजनीतिक पहलू हो गई। लेकिन जो प्रशांत किशोर जी है, बच्चों के साथ बैठकर यहाँ पे आमरण अनशन करना एक छोटी मोटी बात नहीं। किसी पार्टी का जो हेड है वो आमरण अनशन कर रहा है बच्चों के लिए, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन देखते हैं कि मुद्दा क्या होता है, आगे क्या होती है। थोड़ा सा हम और भी बीपीएससी की कहानी को थोड़ा हम और भी समझने की कोशिश करेंगे, कि बीपीएससी चाहती क्या है, कब तक बच्चे ऐसे लाठीचार्ज, ऐसे पानी बौछार सहते रहे। देखते देखते मुद्दा कहाँ पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट। मुद्दा पहुंचता है कहाँ, सुप्रीम कोर्ट, हमारे जो न्यायालय है। बीपीएससी री एग्जाम का जो मुद्दा है, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में फाइल दाखिल होता है, एक पिटीशन दाखिल होता है कि बीपीएससीओ का मुद्दा। अब मानना है कि सुप्रीम कोर्ट विद्यार्थियों की मुद्दा को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो किस आर्टिकल के थ्रू, किस पिटीशन के थ्रू हम गए हैं, कब गए हैं, क्यों गए हैं, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जो रिपोर्ट कहता है, रिपोर्ट के मुताबिक हम पढ़ते हैं, तो देखिए जो एक है जिसका नाम है आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट, ने बीपीएससी परीक्षा रद्द की मांग की थी। कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। ये सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर इन्होंने, इनका नाम है आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट, ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की। और पिटीशन किस लिए था, आर्टिकल, संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 32। इस आर्टिकल 32 के थ्रू हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कब जा सकते हैं, जब हमारे मौलिक अधिकार, जो हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हनन हुआ हो, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हमारे पास राइट है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं, और सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिकार के थ्रू फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसी आर्टिकल थ्रू, क्योंकि आर्टिकल बच्चों का सबका कहना है कि आर्टिकल 14 जो आर्टिकल 19 का एवोल्यूशन उल्लंघन हुआ है, तो इस आर्टिकल को बचाने के लिए, हमारे न्याय के लिए, आर्टिकल पहले समझते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है कि एक जो कानून के समक्ष समता और कानून का समान संरक्षण, अगर कोई भी कानून है तो सबके लिए एक समान और समान संरक्षण की बात करता है। और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रोटेस्ट का राइट देता है, कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आर्टिकल 19 बात करता है। तो सरकार ने क्या किया है कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन को भंग करने के लिए लाठीचार्ज किए, आर्टिकल 19 का उल्लंघन। आर्टिकल 14 का उल्लंघन क्या किया कि 2 पेपर कराया है, बीपीएससी के एक एग्जाम के लिए 2 पेपर। और दोनों पेपर की इक्वालिटी कैसे करोगे, नॉर्मलाइजेशन से करोगे। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ में तो पहले ही आयोग ने माना है कि नहीं, मैं नॉर्मलाइजेशन नहीं करूंगा। तो फिर आप लोग बच्चों के साथ जस्टिस कैसे करोगे, ये बताओ ना। आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो रहा है। इसके थ्रू एक पिटीशन, जो आनंद लीगल ट्रस्ट ने एक आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और सुप्रीम कोर्ट के न्याय की गुहार की। यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने फैसला स्वीकार किया कि ठीक है, आप लोगों का मामला हम 7 जनवरी को हम लोग सुनेंगे। 7 जनवरी को क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की एक डेट मुकर्रर होती है, कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी 7 जनवरी। और देखिए देखिए कि इस मामले से जो एक वकील है,
बहुत ही मुखातिब वकील हैं और बहुत ही अनुभवी वकील हैं। बीपीएससी बीपीएससी आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस करने के मामले में जो बीपीएस ये वकील हैं, ये वकील महोदय ने स्पष्ट कहा है कि अगर बीपीएससी के कदाचार में अगर इस चेयरपर्सन अगर अभी मनु भाई की भी संलिप्तता पाई जाती है तो इनको भी नहीं छोड़ेंगे हम जेल के जेल में इसको भिजवा देंगे। अगर इनका जो कहना है, जो वकील साहब की कहना है कि अगर भी संलिप्तता पाई जाती है, इतना ही नहीं, इन्होंने कहा कि अगर किसी कोचिंग संस्थान, बिहार में जितने भी कोचिंग संस्थान अगर किसी की संलिप्तता पाई जाती है तो उनको भी हम बख्शने वाले नहीं है, उनको भी सलाखों के पीछे भिजवाएंगे। वो कहे जो भी अधिकारी हो, अगर कोई भी अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी कोई भी हो, यहाँ तक बीपीएससी के अगर अध्यक्ष भी इनका भी संलिप्तता पाई जाती है बीपीएससी कदाचार में अगर पाई जाती है तो इनको भी हम जेल की सलाखों के पीछे भिजवाएंगे। इन महोदय का जो बीपीएससी के जो बीपीएससी केस के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में वकील थे, इनका कहना था। बहुत ही मुखातिब वकील हैं और सोशल मीडिया पे बहुत ही चर्चा में रहते हैं। और इन्होंने ऐसा कहा, लेकिन मामला यहीं रुकता नहीं है। पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर तो करते हैं और साथ साथ में कहते हैं कि मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। वकील महोदय कहते हैं मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ, जो हो हम तो अब तो बकसने वाले नहीं हो, कोई भी हो। लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन डायल की, आप एक पिटीशन डाला जो आनंद लीगल की ओर से, उन्होंने स्पष्ट रूप से सोशल मीडिया पे आकर इन्होंने दिखाया, बताया कि एक लीगल नोटिस, लीगल सुप्रीम कोर्ट में एक लीगल नोटिस जो दायर हुआ उसके बारे में कहते हैं कि देख लीजिए, मेरा जो नोटिस है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब हम अभ्यर्थियों के लिए न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों को घसीटेंगे जो लोग पेपर के कदाचार में, पेपर के लीक में, अन्य किसी मामले में संलिप्तता में जुड़े हुए होते हैं, उन लोगों के जो बारे में पूछेंगे। लेकिन मेन है कि बीपीएससी के अभ्यर्थियों का डिमांड क्या है। डिमांड तो हम समझ गए, लेकिन इन वकीलों ने जो पिटीशन दायर किया, इस पिटीशन को अगर हम ध्यान से इसके जो अन्य बातों को देखते हैं तो इसमें था कि एक एक निष्पक्ष एक आयोग की एक निष्पक्ष कमेटी गठित की जाए, जो न्याय हो, सीबीआई से जांच करने की मांग की गई है। अन्य बातें जो एग्जाम को तुरंत एग्जाम कैंसिल कराने और री एग्जाम करने की मांग की गई इसमें पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में। और कहा गया है कि अगर भी बीपीएससी से जुड़ा हुआ अगर कोई भी मुद्दा हो तो एक जो सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड जज हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाए और एक निष्पक्ष जांच की मांग की गई है इनके द्वारा। जुडिशियल जांच हो या सीबीआई जांच हो, इन महोदय ने मांग की है कि जल्द से जल्द हो। लेकिन दिन आता है वो 7 जनवरी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 7 जनवरी को हम सुनवाई करेंगे और 7 जनवरी को हम सुनवाई करेंगे। लेकिन 7 जनवरी को होता है क्या? अब हम लोग को समझना है कि क्या 7 जनवरी को बीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय मिल पाता है, इसके बारे में हम समझेंगे। लेकिन उसके पहले जो भास्कर की एक कटिंग है, रिपोर्ट है, उसमें हम देखेंगे बीपीएससी के मुद्दे पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा यह। देखिए थोड़ा सा यह हाई कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आखिर सुप्रीम कोर्ट में जो मुद्दा गया 7 जनवरी के सुप्रीम 7 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट में ये जो मुद्दा पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जजों की पीठ है, जिसमें हमारे सीजीआई में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, संजीव जी, उन्होंने भी सुनवाई की और उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए प्रथम दृष्टिया आप सुप्रीम कोर्ट हर मामले को लेकर नहीं आ सकते हैं। ठीक है कि आर्टिकल 32 आप लोग को पावर देता है कि आप फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के लिए आप न्यायालय आ सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आने से पहले आप लोगों को देखना चाहिए क्या यह मामला हाई कोर्ट से निपट सकता है। क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर आप आर्टिकल 226 हाई कोर्ट जा सकते हैं तो आपको प्रथम दृष्टिया सुप्रीम कोर्ट आना उचित लगा? आप ये बताइए, अगर बीपीएससी का ही मुद्दा हो तो पहले आप लोगों को हाई कोर्ट जाना चाहिए। उन्होंने ठीक कहा कि अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन का मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट आने का आप लोग है, आ सकते हैं। इसीलिए अगर आने का अगर रास्ता नहीं होता तो ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं होता। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप लोग आ गए, ठीक किए, लेकिन सुनिए, आप लोग को पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जाना चाहिए, वहाँ पिटीशन दायर कीजिए, वहाँ पे केस की सुनवाई होगी। अगर आप हाई कोर्ट के निर्णय से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो अपील हमारे यहाँ कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, आप लोगों का स्वागत है, उस टाइम हम इसकी सुनवाई बेहतर तरीका से करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा, अगर हाई कोर्ट जाना चाहिए तो हाई कोर्ट जाइए,
फिर आइए मेरे यहाँ। इस सुप्रीम कोर्ट का कहना था और उन्होंने साफ साफ बीपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा को सुनने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अभी हम इस अभ्यर्थियों का मुद्दा हम नहीं सुनेंगे। आप पहले हाई कोर्ट जाइए, वहां अगर आप लोग को संतुष्टि पूर्वक, अगर आप उनके, अगर हाई कोर्ट के निर्णय से आप संतुष्ट नहीं है, फिर आइए हमारे यहाँ, आप लोगों का स्वागत है, हम आपकी बात को सुनेंगे। तो क्या अभ्यर्थी, क्या लेकिन जो हमारे जो न्यूज मीडिया है, न्यूज पेपर है, उन्होंने सनसनीखेज तैयार कर दी। और सनसनीखेज क्या तैयार कर दी कि बीपीएससी अभ्यर्थियों को झटका लगा हुआ है, बीपीएससी अभ्यर्थी अब न्याय नहीं मिलेगा, बीपीएससी अभ्यर्थी अब उनको न्याय मिलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसे ऐसा एक दुर्भावनापूर्ण व्यवहार, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बिना समझे अगर आप लोग ऐसे हवा तरह खड़ा करेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपने जगह पे बिल्कुल राइट है। देखिए देखिए ये जो मुझे एक मिला, ये पोस्टर मिला, देखिए बीपीएससी अभ्यर्थियों को लगा सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। झटके वाली कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राइट कहा कि आप लोग पहले हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट 226 के तहत जाइए और वहाँ पे एक रिट पिटीशन दायर कीजिए। रिट हम बता दें आपको कि जो 32 आर्टिकल 32 और 226 है ना, इसके तहत रिट दायर होता है। अगर फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो यहाँ पे रिट दायर होता है। आप रिट पहले दायर कीजिए और यहाँ देखिए क्या कहता है हाई कोर्ट, क्या कहता है। उसके बाद से ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था, उसके बाद से मेरे पास आई है, इसमें कोई गलत नहीं है। अभ्यर्थियों को पहले हाई कोर्ट ही जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा गलती और थोड़ा सा अपने क्या बताऊं कि थोड़ा-सा उत्सुकता की वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की दरवाज़ा खटखटाया और उनका भी कहना जायज़ था। जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील थे, अभी उनको मैंने आप लोगों को परिचय कराया उनका। उनका कहना था कि अगर बीपीएससीओ पर लाठीचार्ज हो रहा था, बीपीएससीओ पर पानी की बौछारें हो रही थी, तो उस टाइम पटना हाई कोर्ट बगल में उसका हाई कोर्ट है। तो पटना हाई कोर्ट को शो मोटो एक्शन, मतलब स्वयं स्वयं की तरफ से कुछ ना कुछ जजमेंट निकालना चाहिए, तब अभ्यर्थियों के हित में। ये तो पावर होती है। संविधान ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को शू मोटो एक्शन का पावर दिया हुआ, स्वयं निर्णय लेना। किसी मुद्दे को अगर लगता है कि नहीं बहुत गंभीर मुद्दा है, उसको स्वयं निर्णय, सू मोटो एक्शन करते, स्वयं का त्वरित कार्रवाई कर सकता था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब हाई कोर्ट एक्टिव नहीं है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक बार आप लोग पिटीशन दायर तो कीजिए, जाइए, तो वहां पे अगर तुरंत आप लोगों का अगर न्याय नहीं मिलता है, तब हम हैं आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए। हम उसके बाद हम लोग सुनवाई करेंगे और बात हम समझेंगे और फिर उसके बाद से देखेंगे कि क्या बात है। लेकिन इसी मुद्दा के बीच में अगर आता है, देखते हैं अब हाई कोर्ट का मुद्दा, फिर समझते हैं हम लोग क्या होता है। देखिए बीपीएससी री एग्जाम की मांग पर पटना हाई कोर्ट में 15 जनवरी को होगी सुनवाई, जन सुराज लगाई याचिका। क्या होता है कि जो एक दिन पहले का ये न्यूज है, जो आता है न्यूज में, जो एपीबी न्यूज के रिपोर्ट के अनुसार हम देखते हैं कि पटना हाई कोर्ट में जन सुराज पार्टी, जो प्रशांत किशोर जी की पार्टी है, जो पटना में धरना अ, जन स्वराज पार्टी के नेता जो प्रशांत किशोर जी हैं, उन्होंने पटना में अभ्यर्थियों के लेकर उन्होंने आमरण अनशन अभी भी जारी रखा है। और उनके उनका वकील ने पटना हाई कोर्ट में 15 एक पिटीशन डाला और 15 जनवरी को सुनवाई मुकर्रर हुई है कि 15 जनवरी, आज आज अभी आप लोग हम लोग देख रहे हैं कि अभी 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 2-3 दिन लगेंगे सुनवाई में, क्योंकि 12 जनवरी, अभी आज है 12 जनवरी, अब 12 जनवरी से 15 जनवरी, क्योंकि बीच में 2-3 दिन की छुट्टी भी है मकर संक्रांति को लेकर, तो 15 जनवरी को डेट मुकर्रर हुई है अभ्यर्थियों के मुद्दा को लेकर। 15 जनवरी को बातें होंगी और चर्चाएं होंगी। जन स्वराज पार्टी इस केस से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ गई है और पूरा अपने जोश उमंग के साथ अब अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने पे काम कर रही है। बहुत ही अच्छी बात है। हम देखें, नौ टाइम की रिपोर्ट कहता है, जो नौ प्रभात टाइम का रिपोर्ट कहता है कि पटना हाई कोर्ट पहुंचा बीपीएससी पीटी का मामला और जन स्वराज पार्टी की याचिका। मतलब जन स्वराज पार्टी पूरी चर्चा में रही कि पटना हाई कोर्ट में जो मामला पहुंचा उसको लेकर जन स्वराज पार्टी पूरी चर्चा में रही। अब इतना ही नहीं कि जो इनके वकील हैं, जन स्वराज पार्टी ने जो वकील हायर किया है, जन स्वराज पार्टी, उन वकील के बारे में हम समझते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जन स्वराज पार्टी की ओर से वो जो कर रहे हैं पटना हाई कोर्ट में सुनवाई, इनका नाम है वाईवी गिरी। बहुत ही फेमस, देश के बहुत ही फेमस वकील हैं, एक अधिवक्ता हैं। और इन्होंने पटना हाई कोर्ट में बीपीएससी के मुद्दा के लिए पक्ष में अपने बीपीएससी के हित, बीपीएससी अभ्यर्थियों के हित के लिए और बीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने मांग के लिए इन्होंने पटना हाई कोर्ट में
जो निःशुल्क मुफ्त रूप से इन्होंने एक न्याय दिलाने के लिए अपने काम करने का फैसला लिया है कि मैं जाऊंगा अभी बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए लड़ाई करूंगा। इनका नाम है वाईवी गिरी। लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थियों को बात को समझने से इम्पोर्टेंट है कि एक बात और समझें कि जो पिटीशन दायर किया है, एक लड़का है जिसका नाम है पप्पू। पप्पू नाम सुनकर थोड़ा सा आप लोग लगे क्या नाम है, लेकिन फिर भी ठीक है, जैसा भी है एक लड़का है जिसका नाम है पप्पू, एक अभ्यर्थी ही है। इसने, देखिए, पप्पू कुमार उर्फ राम कश्यप पेटिशनर, ये बिहार तक की जो एक रिपोर्ट के अनुसार, बिहार तक के जो न्यूज में मीडिया ने कवर किया उसके अनुसार, जो लड़का है पप्पू नाम है इसका, पप्पू उर्फ राम कश्यप ने एक पहला पेटिशनर है जो बीपीएससी अभ्यर्थियों के लेकर इसने हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला। और इसी के सपोर्ट में प्रशांत किशोर जी लगे हुए हैं, इस लड़के के सपोर्ट में। और पेटिशनर और भी पेटिशनर है, प्रथम पेटिशनर यही है पप्पू कुमार उर्फ राम कश्यप। पूरी पार्टी इस लड़के का सपोर्ट कर रही है, और वकील साहब ने कहा है कि हम पूरे सपोर्ट के साथ है, पूरे अभी सबूत के साथ, क्योंकि और भी बच्चे से कुछ सबूत वगैरह मिला है, और उसके साथ ही हम पटना हाई कोर्ट में इस लड़ाई को लड़ेंगे और बीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय दिलाएंगे। अब अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या हो सकता है, आगे क्या बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो मुद्दा है वो कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, और री एग्जाम का जो मुद्दा है वो कहाँ तक जाएगा। देखिए, अब आता है, सबकी निगाहें एक तरफ टिकी हुई है किस पे, तो पटना हाई कोर्ट। चर्चा में रहा कि जो न्यूज फॉर नेशन ने जो निकाली कि रद्द होगी बीपीएससी परीक्षा, क्वेश्चन मार्क्स, मतलब क्या रद्द होगी बीपीएससी की परीक्षा। अब डिसीजन कौन देगा, पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट ही बताएगा कि ये डीसी की पटना हाई कोर्ट ही बताएगा कि परीक्षा रद्द होगी कि नहीं होगी। अब 15 जनवरी को क्या होने वाला है, तो 15 जनवरी को पटना, 15 जनवरी को पटना हाई कोर्ट में, 15 जनवरी को पटना हाई कोर्ट में जो जन स्वराज पार्टी के अधिवक्ता और बीपीएससी के थ्रू जो भी वकील आएंगे उनमें डिबेट होगा, और उसके बाद से निर्णय होगा कि बीपीएससी के मुद्दा को लेकर क्या होने वाला है। और इंतजार है 15 जनवरी की, उस दिन हम आप लोगों को फिर इसके बारे में बताएंगे कि बीपीएससी का मुद्दा में क्या पटना हाई कोर्ट ने क्या बोला। अगर बीपीएससी अभ्यर्थियों को पटना हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिलता है तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर एक बार खटखटाएंगे, ये तो निश्चित है, सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। लेकिन अभी जो आर्टिकल 226 के तहत पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, तो ठीक है, हम लोग देखते हैं कि अब फिर हम 15 जनवरी के डिसीजन आने के बाद फिर मैं आप लोगों को एक वीडियो लाता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि विद्यार्थियों का अगली कार्रवाई क्या होती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।